अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम अपने यूनिट 2 की जानिब और देखते हैं कि हम आज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिस तरह से मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हम आपको फरवरी 2026 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके मुताबिक ये कोर्स कवर करवा रहे हैं। आप जब भी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप फरवरी 2026 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके ऊपर बनी हुई वीडियो देख रहे हो, वरना बीच में आपके कई टॉपिक्स और कई कोर्सेज कोई जो यूनिट्स हैं आपके वो स्किप भी हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। ईडीयू पाथ पाकिस्तान के नाम से हमारा ये चैनल यूट्यूब पे है जिसे अभी आप देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपको उसके बारे में इन टाइम नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। चलिए बढ़ते हैं हम यूनिट 2 की जानिब। देखते हैं कि आज हम यूनिट 2 में कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एल्गोरिदम से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कोर्स के जो आउटलाइन्स हैं उनको देख लेते हैं। यूनिट 2 कंप्लीट करने के बाद आप क्या-क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएँगे। सबसे पहले इसमें चीज़ आ जाती है, जो पॉइंट नंबर 1 है उसको हम देख लेते हैं। जब आप ये यूनिट कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप जो डिफरेंट टेक्नीक्स होती हैं प्रॉब्लम्स को डिकम्पोज़ करने में और छोटे-छोटे पार्ट्स में उनको कन्वर्ट करने में आप उनको अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएँगे। फिर नंबर 2 पे आप इस काबिल हो जाएँगे कि सिंपल जो कॉम्प्लेक्स और सिंपल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएँगे, कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्नीक्स को इस्तेमाल करते हुए। कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्नीक्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। फिर आप पॉइंट नंबर 3 है कि आप इस काबिल भी हो जाएँगे कि आप स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट लॉजिकल सॉल्यूशंस बनाने के काबिल हो जाएँगे एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करते हुए। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। फिर आप डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखेंगे रियल वर्ल्ड में कंप्यूटेशनल सिचुएशंस में, जिनको अप्लाई करते हुए आप डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। सो ये यूनिट 2 के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जानिब कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती क्या है। अच्छा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एल्गोरिदम्स जो हैं इनका कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे इस पूरे यूनिट के अंदर हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एल्गोरिदम्स ही के बारे में पढ़ रहे होंगे। सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है? अगर इसकी बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखी जाए तो ये एक बहुत ही स्मार्टेस्ट वे होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम्स जो हमारे पास डेली लाइफ में आ रहे होते हैं, जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उनको स्मार्टेस्ट वे में सॉल्व करने को हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो डेफिनेशन है, उसे मैंने 6 डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो ब्रेक कर दिया है ताकि इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ईज़ी हो। सबसे पहला जो है वो ये होता है कि इट इज़ अ मेथड यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ स्मार्टर वे। ठीक है, जो हमारे पास डेली लाइफ के या कंप्यूटर्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको स्मार्टेस्ट वे में रिज़ॉल्व करना या उनको सॉल्व करना जो होता है, वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहलाता है। इसमें हम करते क्या हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स किस्म का जो प्रॉब्लम होता है, बहुत ही वो पेचीदा किस्म का जो प्रॉब्लम होता है, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल पार्ट्स में और छोटे पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, इन पार्ट्स में हम डिवाइड करते क्यों हैं? हम उसके बाद करते ये हैं कि हर जो पार्ट होता है, हम उसको स्टेप नंबर 3 में हम उसको सीक्वेंस वाइज़ लॉजिक के थ्रू स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था जिसके हमने जिसको जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया या उसको हमने ब्रेक डाउन किया तो वो 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। अब हम करेंगे क्या कि हम पहले जो उसका पार्ट नंबर 1 है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। अच्छा, जब हम इन प्रॉब्लम्स को स्टेप्स में या डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तो हम साथ में ये भी देखते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रॉब्लम है, इसका इसके हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि जो ब्लू है, आया ये सीक्वेंस में नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 या नंबर 3 पे आता है। और उसके अकॉर्डिंगली हम सीक्वेंस वाइज़ स्टेप बाय स्टेप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ होती है, इसके थ्रू हम लोग करते क्या हैं कि हम प्रोसेस को ये जो पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस है, हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि ये हमारे लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम का कौन-सा पार्ट सॉल्व करना है, सेकंड नंबर पे कौन-सा करना है, थर्ड नंबर पे कौन-सा करना है।
इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि ये जो ह्यूमन्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और ज़्यादा अच्छा उनका सॉल्यूशन या ईज़ी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती है, ये हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि हम अ, बहुत ही एफ़िशिएंट सॉल्यूशंस सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो हम उनको आइडेंटिफ़ाई करें या सॉल्यूशंस हम जो है वो उनको डिटरमिन करें, अपनी नॉर्मल डे की जो लाइफ़ होती है उसमें या फिर कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर। सो इन शॉर्ट कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि हम प्रॉब्लम्स को छोटे-छोटे स्मॉलर और ईज़ी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिवाइड करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप हम जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं, उनके थ्रू इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फिर आ जाता है जी एल्गोरिदम्स। अच्छा एल्गोरिदम्स जो है इसका कंप्यूटर साइंसेज़ के अंदर इसको हम इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो एल्गोज़ होते हैं। कहीं पर अगर आपको कोई एल्गो के नाम से अगर कोई बंदा कोई चीज़ बोल रहा है तो ज़हन में रखिएगा कि वो एल्गोरिदम्स की बात कर रहा है, ठीक है? एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? एल्गोरिदम्स इज़ अ सिंपल प्लान टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने को हम एल्गोरिदम्स कहते हैं, ठीक है? जब आप सोच रहे होंगे कि एल्गोरिदम्स और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में फिर फ़र्क क्या होता है? ये जो फ़र्क है इसको हम आगे चल के अभी देखेंगे। अच्छा, इसको भी मैंने फर्दर जो है वो 3-4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है इसकी डेफिनेशन को ताकि हमें ये ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इसको जो एल्गोरिदम्स है उसमें एक सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं, ठीक है? एल्गोरिदम जो है ये आपको बड़ी क्लियर और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो लॉजिकल मीन्स कि उनकी कोई सेंस बनती है। जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं, उनकी एक सेंस बनती है, वो प्रॉपर सेंस के तहत आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ठीक है? एल्गोरिदम्स जो हैं ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके आगे हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगी। फिर इसमें ये होता है कि हम जो भी स्टेप कर रहे होते हैं, वो स्टेप हम लोग एक करेक्ट ऑर्डर में परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। 1, 2, 3, 4 ये स्टेप्स हैं, तो हमने ये मेक श्योर करना होता है कि स्टेप 1 जो है वो नंबर 1 पे आए, स्टेप 2 नंबर 2 पे आए, फिर 3 फिर 4 पे आए और ये करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए कि अगर ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं होंगे, तो आप प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर सकेंगे। जब ये करेक्ट ऑर्डर में होते हैं, तो फिर आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट भी मिल जाता है, ठीक है? अच्छा, एल्गोरिदम्स जो होते हैं ये आपकी डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं और ये आपके कंप्यूटर साइंसेज़ की वर्ल्ड के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। डेली लाइफ की एग्ज़ाम्पल इस तरह से है कि आप एक कुकिंग की रेसिपी है, तो कुकिंग की रेसिपी आप इस तरह से ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सबसे पहले जो है वो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सबसे पहले जो है वो देगची को चूल्हे पर रख के आप उसको आग लगा दें। आप सबसे पहले करेंगे कि आप सबसे पहले रेसिपी की तमाम जो इंग्रीडिएंट्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे और एक सीक्वेंस में चलेंगे। इसी तरह से बैग पैक करते हैं आप या आप स्कूल के लिए रेडी होते हैं, तो ये भी आपके जो सीक्वेंस वाइज़ आप चल रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो एल्गोरिदम्स होते हैं। कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर ये जो एल्गोरिदम्स होते हैं, ये आपके प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करने के काम आते हैं। अच्छा, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग में और एल्गोरिदम्स में डिफरेंस क्या होता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है ये बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोच है। सोच का तरीकाकार है कि आप एक प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं और उसके सॉल्यूशन के बारे में आप सोचते कैसे हैं, ठीक है? जबकि एल्गोरिदम्स जो होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको हदायत या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि ये प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? फिर आप जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती है, उसमें आप किसी भी सॉल्यूशन के लिए प्लानिंग करते हैं, कि ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को मैंने अचीव कैसे करना है। जबकि जो एल्गोरिदम्स होते हैं, इसमें आपको ये बताया जाता है कि ये जो सॉल्यूशन आपने सोचा था या प्लान किया था, उसको आपने एग्ज़ैक्टली परफ़ॉर्म कैसे करना है, उसको आपने कैरी आउट कैसे करना है, ठीक है? इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप अपना कमरा है, उसको क्लीन करना चाहते हैं, तो आप इस कमरे को जो क्लीनिंग का ऑपरेशन है, उसको आप डिफरेंट स्मॉलर टास्क में डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करते हैं। जबकि एल्गोरिदम्स में आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जी सबसे पहले मैंने अपने कपड़े जो हैं, उनको पिकअप करना है, उनको तह करके रखना है, फिर आप कहते हैं मैंने अपनी बुक्स को अरेंज करना है, फिर आप कहते हैं कि हमने फ्लोर को जो है वो स्वीप करना है। तो ये आप एक सीक्वेंस वाइज़, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हैं, उनको आप फॉलो कर रहे हैं।
अ, अगर आप इसकी बिल्कुल ही वन लाइन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो एक बेसिकली स्ट्रेटजी होती है प्रॉब्लम के सोल्यूशन की जानिब जो आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप रियल टाइम एग्जीक्यूशन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको फॉलो करते हुए आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसकी बड़ी इजी एनालॉजी है और वो हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हम एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम क्या करते हैं, हम पूरे ट्रिप को प्लान करते हैं। सबसे पहले हम ये चूज़ करते हैं कि हमने एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, तो उसके लिए बेस्ट राउट क्या होगा। फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि ओके अब हम चूँकि ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें क्या-क्या अपने साथ सामान कैरी करना है या पैक करना है। फिर हम ये सोचते हैं या प्लान करते हैं कि हमने रास्ते में कहाँ-कहाँ से गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, कहाँ-कहाँ पर हम लोगों ने अपने जो है वो स्टॉप्स रखने हैं, ताकि वहाँ पर हम बैठ के थोड़ा एन्जॉय भी कर सकें। एल्गोरिदम्स में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ओके अगर मैं रावलपिंडी से लाहौर जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने 5 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेट जाना है, फिर उसके बाद मैंने एक लेफ्ट टर्न लेना है, फिर उसके बाद मैंने 10 किलोमीटर्स तक कंटिन्यू करना है और उसके बाद फिर मैंने मोटरवे जो है उसको फॉलो करना है और मोटरवे पे चल के मैंने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। ठीक है? तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो होती है वो आपको सॉल्यूशन डिजाइन करने में हेल्प करती है, जबकि एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, रिटन सीक्वेंस होता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप उस सॉल्यूशन को परफॉर्म करने का की इंस्ट्रक्शंस गाइड करता है। ओके, अब हम चलते हैं यूनिट के इंट्रोडक्शन की तरफ कि इस यूनिट के अंदर क्या-क्या चीजें हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करती है कि ये आपसे इनपुट्स लेती है। उन इनपुट्स की बेसिस के ऊपर वो ऑपरेशन को परफॉर्म करती है और उस ऑपरेशन की परफॉर्म करने की बेसिस के ऊपर वो आपको एक डिजायर्ड आउटपुट देती है जो कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है? अच्छा, कंप्यूटर खुद से कुछ सोच नहीं सकते, ठीक है? उन्होंने जो भी ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करने होते हैं, वो हम उनको रिटन फ़ॉर्म में देते हैं और ये जो फ़ॉर्म होती है, रिटन फ़ॉर्म होती है, इसको हम एल्गोरिदम्स कहते हैं, ठीक है? फिर इन एल्गोरिदम्स को कंप्यूटर में फ़ीड किया जाता है प्रोग्राम्स की शक्ल में और फिर एल्गोरिदम्स आपके जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप कंप्यूटर को तब तक कोई प्रोग्राम नहीं दे सकते कुछ करने के लिए जब तक आपको खुद ना पता हो कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। जब आपको खुद पता होगा कि मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तभी आप कंप्यूटर को जो रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है क्या? जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है क्या? आया वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं? ठीक है? तो उन्हीं की बेसिस के ऊपर जो है वो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उन इंस्ट्रक्शन की बेसिस के ऊपर कंप्यूटर फ़ॉर्म करता है और आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, कंप्यूटर्स जो हैं वो जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हमने पहले भी देखा था और उनकी बेसिकली टाइप्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उनका साइज़ और कैपेसिटी क्या है। बट जो कंप्यूटेशन होती है, जो आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग और ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर्स के ऊपर और मेन मेमोरी के ऊपर, ठीक है? ये प्रोसेसर और मेन मेमोरी हमने यूनिट 1 में काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है। आपसे गुज़ारिश है कि आप उन वीडियोज़ को रेफ़र कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि कंप्यूटर के ऊपर हमारी रिलायबिलिटी कितनी है, हम कंप्यूटर पे कितना ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? हमने जैसे कि पहले भी देखा था कि कंप्यूटर जो है बहुत ही फ़ास्ट स्पीड में ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करते हैं और बहुत एक्यूरेसी के साथ परफ़ॉर्म करते हैं। यानी कि हम इंसानों की निस्बत वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और फ़ास्ट स्पीड के साथ डिफरेंट एक्शंस को परफ़ॉर्म या ऑपरेशंस को परफ़ॉर्म करते हैं। इस वजह से कंप्यूटर हमारे लिए बहुत रिलायबल होते हैं और वो हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलायबल रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, अच्छा अब जो प्रॉब्लम है हम ये देख रहे थे प्रॉब्लम क्या होते हैं? कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है? प्रॉब्लम एक ऐसा चैलेंज होता है या ऐसी सिचुएशन होती है
जिसको हम लोगों ने कुछ एक्शंस परफॉर्म करके ओवरकम करना होता है या उसका हमने एक सॉल्यूशन निकालना होता है किसी सिचुएशन का या किसी चैलेंज का। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि हमने रावलपिंडी से लाहौर जाना है, तो ये हमारे लिए एक बेसिकली सिचुएशन है। अब हमने रावलपिंडी से लाहौर कैसे जाना है, कौन सा बेस्ट रूट होगा, तो ये जो हम एक प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है। आजकल के जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनके अंदर हमें हर जगह पे प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। जिस तरह हमारे इकोनॉमिक फील्ड है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हम कहते हैं कि जी अच्छा हम क्या ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करें जो कि बाकी दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर सकें। हम अपने जो बजट्स होते हैं, लिमिटेड बजट्स होते हैं, उनको कैसे मैनेज करें कि हमारे जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, आया हमारी इनकम भी उतनी है या नहीं है, और अगर इनकम उतनी नहीं है, तो उस इनकम को हमने कैसे इंक्रीज़ करना है। तो ये एक प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के ऊपर हम काम करते हैं। हेल्थ केयर में हम ये देखते हैं कि अब एक प्रॉब्लम ये है कि जी दुनिया में जो लोग हैं उनको मेडिसिन्स जो हैं वो किस तरीके से प्रोवाइड की जाए कि हर बंदे की रीच में मेडिसिन्स हों, या इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं उनको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ केयर की एक बेस्ट एग्जांपल है, जब कोविड आया था तो उस टाइम पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि इस बीमारी का हम इलाज कैसे निकालें, क्योंकि उस वक्त तक कोविड के बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो ये हेल्थ केयर वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, चैलेंज था, जिसे दुनिया जो है वो फेस कर रही थी। एजुकेशन एजुकेशन में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जी हम पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है, मीन्स के लोगों की जो पढ़ने लिखने की सलाहियत है, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एजुकेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं या जिनके ऊपर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जिस तरह से आजकल रोज़-बरोज़ गाड़ियाँ जो हैं, उनकी नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ती जा रही है, और आप रोड पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, कंजेशन होती है। या फिर हम ये देखते हैं कि मोटरवेज़ के ऊपर जो है एक्सीडेंट्स हैं, वो क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशन पे हम काम करते हैं। इंटरनेट पे देखा जाए तो इंटरनेट में हमें डिफरेंट इश्यूज आते हैं कि मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको सिक्योर कैसे किया जाए, क्योंकि मोबाइल ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है। या फिर हम ये देखते हैं कि जी जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वो हमें अनवांटेड जो हमें एड्स दिखाती हैं जो हम नहीं देखना चाहते, उनको कैसे रोका जा सकता है। अच्छा, इसी तरह बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर ये होता है कि एक प्रॉब्लम आजकल जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि जी 5G सेल फोन्स जो हैं उनकी रेडिएशंस ह्यूमंस को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही हैं और हम उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। या दुनिया के अंदर जितने भी ट्रीज हैं वो कितनी ऑक्सीजन जो है इस पूरी दुनिया को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग के थ्रू सॉल्व करने की या एल्गोरिदम्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मगर आप ये देखिए कि दुनिया का कोई भी फील्ड हो, बेशक वो इकोनॉमिक्स है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बायो, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी है, उसके अंदर आप ये देखिएगा कि कंप्यूटर की या कंप्यूटेशनल थिंकिंग या एल्गोरिदम्स की कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि आपको अपने हर तरफ जो प्रॉब्लम्स या जो भी चैलेंजेस नज़र आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इवेंचुअली हम कंप्यूटर को रेफर करते हैं और कंप्यूटर हमारे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्प आउट करता है। अच्छा जी, अब हम लोग ये देखते हैं कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और उनको आइडेंटिफ़ाई कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ना डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह अभी हमने देखा कि कंप्यूटर साइंसेज़ के अंदर जो प्रॉब्लम होता है, ये एक चैलेंज या सिचुएशन होती है, जिसे हम लोग कुछ एक्शंस परफ़ॉर्म करके एड्रेस करने की या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अच्छा, कंप्यूटर साइंसेज़ में जो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम होता है, ये बेसिकली इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है? इसके अंदर जो है वो डिफरेंट कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं, जिस तरह अरिथमेटिकल और लॉजिकल जो है वो कैलकुलेशंस हो सकती हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ ना वेल डिफाइंड इनपुट्स होते हैं। हमारे पास इनपुट्स होते हैं, उन इनपुट्स की बेसिस के ऊपर हम लोग कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज जनरेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट मिल रहा है, क्या हम उस आउटपुट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं हम उनको देख लेते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें सबसे पहले है डिसीजन प्रॉब्लम्स। अच्छा, डिसीजन प्रॉब्लम क्या होता है? डिसीजन प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम लोगों ने जो इनपुट दिया है, उस इनपुट की बेसिस के ऊपर हमें कोई बाइनरी रिस्पॉन्स रिसीव हो। बाइनरी मीन्स के 2 रिस्पॉन्सेज़ हैं, उनमें से 1 रिस्पॉन्स होना चाहिए। ईदर वो रिस्पॉन्स या येस होगा या फिर नो होगा। ठीक है? अ
रिस्पॉन्सेज जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, येस और नो हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें उसमें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं उनमें जो आंसर होता है वो मल्टीपल डिसीजन फैक्टर्स होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर कॉम्प्लेक्स केसेस के अंदर जो आंसर हैं वो येस और नो, ट्रू और फॉल्स के अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिसीजन प्रॉब्लम के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एक नंबर है, हम उसके लिए कहते हैं कि आया ये नंबर इवन है। अगर ये नंबर इवन है तो वो येस होगा, अगर वो नंबर इवन नहीं है तो वो नो हो जाएगा। या फिर हम ये देखते हैं कि यार ये एक काम है, ये एक चीज़ है, इसके लिए एक सर्टेन बंदा जो है, एक पर्टिकुलर बंदा वो एलिजिबल है, येस और नो, 2 ही रिस्पॉन्सेज़ हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या कल बारिश होगी, येस और नो। तो सिंपल वर्ड्स में आपके जो डिसीजन प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके अंदर आपके 2 बाइनरी रिस्पॉन्सेज़ होते हैं, या येस या नो होगा, या फिर ट्रू और फॉल्स होगा। अच्छा, अब हम डिसीजन प्रॉब्लम्स की जो है वो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है कि एक नंबर है हमारे पास, एग्जांपल के तौर पे हम एक नंबर देखते हैं कि वो नंबर एक नंबर है जिसके लिए हम ये देखते हैं कि आया ये नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है। अच्छा, ये जो डिसीजन प्रॉब्लम है जिसमें हम लोगों ने चेक ये करना है कि एक ऐसा इंटीजर है जो कि डिविजिबल बाय 1 है, या वो खुद से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर तो ऐसा है, तो फिर उसका आंसर येस होना चाहिए। अगर वो इंटीजर 1 से डिवाइड नहीं होता, या वो अपने आप से डिवाइड नहीं होता, तो फिर उसका आंसर नो होना चाहिए, ठीक है? तो इससे क्या मतलब बना कि अगर तो वो नंबर ऑड है, तो इसका मतलब है कि वो येस हो जाएगा। अगर वो नंबर इवन है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर उसका जो रिस्पॉन्स है या उसका प्रॉब्लम का जो आंसर है, वो नो हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से हम एक और चीज़ ये देख लेते हैं कि एक और प्रॉब्लम है जहाँ पर हम लोग एक एक प्राइम नंबर है जो कि हमें दिया गया है, ठीक है? अच्छा, ये एक बड़ा सिंपल डिसीजन प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि आया ये नंबर जो हमें दिया गया है, क्या ये नंबर डिवाइडेड बाय 2 है? अगर तो डिसीजन जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि उसका रिमाइंडर जो डिवाइडेड बाय 2 हुआ, अगर उसका रिमाइंडर 0 हो गया, या फिर उसका रिमाइंडर 1 हो गया जब इसको 2 से डिवाइड किया, तो फिर हम देखते हैं कि क्या-क्या कंडीशंस होंगी। अगर तो रिमाइंडर जो है वो 1 है, तो फिर इसका मतलब ये बनेगा कि वो नंबर ऑड है, और उस केस में इसका रिस्पॉन्स येस हो जाएगा। अगर तो रिमाइंडर 0 हुआ, यानी कि 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 बन गया, तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन हो जाएगा, और उस केस में हमारा रिस्पॉन्स नो होगा, ठीक है? इसी तरह ये एक थर्ड एग्जांपल है जिसमें हम ये देखते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर सीक्वेंस के अंदर हमारे पास डबल ए आता है या नहीं आता। अगर डबल ए कहीं पर भी आ जाता है तो आंसर येस होना चाहिए। अगर डबल ए कहीं भी सीक्वेंस के अंदर नहीं आता तो फिर आंसर उसका नो हो जाना चाहिए। तो ये डिसीजन प्रॉब्लम की कुछ छोटी-सी एग्जांपल्स थी, जिनकी बेसिस के ऊपर हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सर्च प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है? अच्छा, जो आपकी साइंस और इंजीनियरिंग होती है, इनकी जो फ़ील्ड्स हैं, उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हम लोग सर्च के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है? उसमें हम लोग सर्च का ऑप्शन यूज़ करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये जो प्रॉब्लम के टाइप होती है, इसमें हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग ना डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने रास्ता है, ठीक है? और 2 सिटीज़ के दरमियान में एक रास्ता है। अब हम सर्च प्रॉब्लम के थ्रू क्या करते हैं कि हम लोग सर्च प्रॉब्लम में जो इस तरह के जो आपके वो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बेसिकली ग्राफ्स, उनके अंदर ग्राफ्स यूज़ होते हैं, ठीक है? तो उन ग्राफ्स में बेसिकली होता ये है कि 2 पॉइंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ये 2 पॉइंट्स जो हैं, ये नोड के थ्रू एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, और ये जो नोड हैं, इनके थ्रू जो है हम लोग इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। इनिशियल स्टेट होती है, फिर ऑपरेशंस होते हैं, फिर गोल होता है। इनिशियल स्टेट क्या होती है कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? ये एक नोड है, इस नोड से यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस जो है वो आपकी ट्रांज़िशन है। मीन्स कि ट्रांज़िशन आप यहाँ से मूव करके ट्रांज़िट करके इस पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांज़िशन। ये जो आप मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ये ट्रांज़िशन होती है। गोल,
गोल ये डिफाइन करता है कि आपका जो एंड पॉइंट या एंड कंडीशन है वो क्या होगी, कहाँ पर आपने जाके अपना ये जर्नी जो है इसको वो आपने खत्म करना है। ठीक है। इसकी एक हम एग्जांपल इस तरीके से देख लेते हैं कि एक गूगल मैप्स आपने देखे होंगे, आप लोगों को गूगल मैप्स आपने यूज भी किए होंगे। गूगल मैप्स सर्च जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। ठीक है। अब ये हमारे पास एक गूगल मैप ओपन हुआ हुआ है, हम इसमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है। हम कहते हैं ओके फाइन, हम इस तरह से करते हैं कि हम पॉइंट ए रखते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने रखा। और दूसरा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये अब इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो है ये आपका नोड, एक नोड हो गया है। दूसरा जो नोड है वो हम करते हैं फॉर एग्जांपल ब्लू एरिया इस्लामाबाद। ठीक है। अब हमने क्या किया जी कि हमने कंप्यूटर को एक प्रॉब्लम दिया और हमने इसको कहा कि जी हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ब्लू एरिया जाना है। तो देखिए, विद इन नो टाइम कंप्यूटर ने हमें बेसिकली एक पूरे का पूरा पाथ बता दिया कि भाई ये पाथ है जिसके थ्रू आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो है वो जा सकते हैं ब्लू एरिया तक। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखिएगा कि कंप्यूटर ने किया क्या। हमारे पास कंप्यूटर ने ये जो डार्क ब्लू लाइन है इसमें इसने हमें एक रास्ता दिखा दिया कि जी आप इस तरह से इस्लामाबाद से एयरपोर्ट से ब्लू एरिया जा सकते हैं। अच्छा, साथ में इसने क्या किया कि इसने हमें कुछ और रास्ते भी दिखाए। ठीक है। इसने हमें एक ये रास्ता भी दिखाया है जो कि लाइट ब्लू कलर में है, फिर इसने हमें एक ये रास्ता दिखाया है, फिर इसने हमें एक ये वाला रास्ता भी दिखाया है। ये डिफरेंट इसने, अब कंप्यूटर ने बेसिकली क्या किया, हमने जब उसको एक नोड बताया इस्लामाबाद एयरपोर्ट और उसको हमने अपना गोल बताया कि हमने ब्लू एरिया इस्लामाबाद जाना है, तो विद इन नो सेकंड कंप्यूटर ने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यूज करते हुए या डिफरेंट उसने ऑप्शंस को यूज करते हुए हमें ये बताया कि आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ब्लू एरिया के लिए जो बेस्ट पॉसिबल रास्ता है वो ये है। आप इस रास्ते के थ्रू जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस रास्ते में आपको 35 मिनट्स का टाइम लगेगा और इसका टोटल जो ट्रेवल टाइम है, डिस्टेंस है, वो 34 किलोमीटर है। अब फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, मैं इस वाले रास्ते को देख लेता हूँ कि इसका कितना डिस्टेंस है। तो ये देखिए कि यहाँ पर कंप्यूटर अभी मुझे ये बताया, अभी जो इसने पूरा का जब पूरा कैलकुलेट किया इसने मुझे ये बताया, इसने कहा भाई यहाँ से आपको टोटल 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। ठीक है। इस 1 घंटा 20 मिनट में डिफरेंट आपको जो है वो मेट्रो के स्टेशंस भी आएंगे, आपको उन मेट्रो स्टेशन से होते हुए ब्लू एरिया जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक ये वाला ट्रैक भी है, हम इसको भी देख लेते हैं, इसका इसने हमें कितना टाइम बताया और क्या 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 सारा कुछ हुआ। ये देखिए कि ये आपको यहाँ से इसका ट्रैक का ये बता रहा है कि ये यहाँ पर आपको 36 मिनट्स लगेंगे। ये 34.6 किलोमीटर का रास्ता है जहां पर आपको 36 मिनट्स लगेंगे। तो जो सबसे छोटा रास्ता था 35 मिनट्स वाला, वो हमें कंप्यूटर ने सजेस्ट किया कि आप इस रास्ते से जाएंगे तो ये आपको सबसे शॉर्ट रास्ता पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर ने ना डिफरेंट सिनेरियोज खुद से जहन में बिल्ड किए हुए हैं। ठीक है। एक उसने ये कहा कि जी डिस्टेंस यूनिट जो है वो मैंने किलोमीटर्स में रखा हुआ है। ठीक है। जो भी ये ट्रेवल डिस्टेंस वो हमें बता रहा है ये किलोमीटर्स में बता रहा है। दरमियान में हम उसको डिफरेंट और चीजें कह सकते हैं, हम उसको कहते हैं हाईवेज को अवॉइड करना है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने हाईवेज को अवॉइड करना है, हो सकता है कि वो आपको कोई दूसरा ट्रैक दे देगा। हम कहते हैं जी बीच में टोल्स नहीं होने चाहिए, जो बीच में हमारे टोल टैक्स आता है ना जो हम पे करते हैं वो नहीं होना चाहिए। उसको अगर हम लोग कंप्यूटर को कहते हैं कि ये करके दो, तो हो सकता है कि हमारा रास्ता ये कंप्यूटर चेंज करके हमें कुछ और रास्ता बता देगा। ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका गूगल मैप्स होते हैं, ये आपके जो सर्च प्रॉब्लम की जो टेक्नीक है उसको यूज करते हुए विद इन नो टाइम आपको बेस्ट पॉसिबल राउट बताता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि गूगल मैप एप्लीकेशन जो है ये बेसिकली सर्च प्रॉब्लम की टेक्निक को यूज करते हुए आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करती है। अच्छा, इसमें ये क्या करता है, आपको बेस्ट राउट बताता है कि सबसे बेस्ट राउट कौन सा है ट्रैवल करने के लिए, जिसमें आपका टाइम भी सेव हो और आपकी एफर्ट भी सेव हो। फिर आपको ये लाइव ट्रैफिक शो कर रहा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा हो गूगल मैप पे कई जगहों पर रेड कलर का निशान आ जाता है, तो वो ये बता रहा होता है कि यहाँ पर ट्रैफिक स्टक हुई हुई है, कंजेशन हुई हुई है। अ, उसके अलावा ये आपको रियल टाइम नेविगेशन बता रहा होता है। जब आप इसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं गूगल मैप ओपन करके, तो गूगल मैप की एक वो एरो होती है जो कि बेसिकली आपको साथ-साथ बताती जा रही होती है कि अब आपने कहाँ पर टर्न लेना है, कितने मीटर्स के बाद आपने कौन-सा टर्न लेना है, वो सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है।
अच्छा, ये जो एग्जांपल है राउट फाइंडिंग प्रॉब्लम, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है, बीच में डिफरेंट नोड्स हैं, जो सबसे शॉर्टेस्ट नोड है, कंप्यूटर आपको उसकी पॉसिबिलिटी चेक करके बताता है कि ये नोड आप फॉलो करेंगे तो आप सबसे जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी एग्जांपल है जी, 8 पजल प्रॉब्लम की, ठीक है। ये आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर छोटे छोटे 8 बॉक्सेस हैं, यहाँ से इसके अंदर भी 8 बॉक्सेस हैं। इस एग्जांपल को हम जरा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या एग्जांपल है। ये हमारे पास बेसिकली इनिशियल पॉइंट है कि हम अभी इस पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। और हमने जाना कौन से पॉइंट के ऊपर है, हमने इस पॉइंट के ऊपर जाना है, ठीक है। हमारा जो ये वाला बॉक्स है, ये एक्चुअल में फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये रिजल्ट कैसे होगा, इसके साथ क्या क्या कंडीशंस एसोसिएटेड हैं, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कंप्यूटर आपको ये बता रहा है कि आपने बेसिकली करना क्या है, ये जो ब्लैंक बॉक्स है, ये जो यहाँ पर है, इस ब्लैंक बॉक्स को अपने यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। इस ब्लैंक बॉक्स को यहाँ पर लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि ये जो जिन बॉक्सेस में नंबर लिखे हुए हैं, इन बॉक्सेस को आप मूव कर सकते हैं, बट सिर्फ इन इन डायरेक्शंस में। या आप उनको लेफ्ट मूव कर सकते हैं, या राइट मूव कर सकते हैं, या अप या डाउन मूव कर सकते हैं। आप उनको डायगोनल मूव नहीं कर सकते। 8 को आप डायगोनली इस तरह से मूव नहीं कर सकते। सिर्फ लेफ्ट राइट अप डाउन आप इनको मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 7 है, अगर आप 7 को यहाँ से इस साइड पे मूव करते हैं तो ये इसका करेक्ट तरीकाकार है। बट इसके अंदर एक और कंडीशन भी है कि आप जंप नहीं कर सकते। ये जो बॉक्स है, इसको जंप करके आप यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते। जो इस ब्लैंक बॉक्स के साथ जुड़े हुए बॉक्सेस हैं, आप सिर्फ उनको मूव कर सकते हैं। 8 को आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो डायगोनल है। 5 को और 7 को आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अभी तो हम ह्यूमन बीइंग के तौर पे देख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था जिस पे हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करते हैं, देखते हैं कि जी 6 को हम यहाँ पर मूव करते हैं, ठीक है। 6 को हमने यहाँ पर मूव किया तो ब्लैंक बॉक्स जो है वो 6 की जगह पर आ गया। अब आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर 8 वाला जो बॉक्स है, इसको हम ऊपर ब्लैंक बॉक्स की जगह पे मूव करते हैं। 8 वाला बॉक्स मूव किया तो ब्लैंक बॉक्स यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम 7 वाला जो बॉक्स है, उसको इस ब्लैंक बॉक्स की जगह पे मूव करेंगे, तो ये हमारा बेसिकली एक सॉल्यूशन रेडी हो गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन रेडी हुआ तो इसका मतलब है कि हमने जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। अब देखिए हमारा 1 2 3 5 8 6 7 4, 1 2 3 5 8 6 7 4, यही हमारा टारगेट था, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने एज अ ह्यूमन बीइंग ये चीज की और उसके ऊपर हमारा टाइम लगा। मुमकिन हो सकता है कि चूंकि मैंने तो ये पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, तो मुमकिन हो सकता है कि जब आप इसको सॉल्व करने बैठे तो आपके इसके अंदर 4-5 मिनट लग जाएं, 2-3 मिनट लग जाएं, डिपेंडिंग अपॉन के कितना कॉम्प्लेक्स केस है, ठीक है। जब कंप्यूटर इसको सॉल्व करने के लिए बैठेगा, तो कंप्यूटर विद इन नो टाइम, विद इन अ सेकंड या उससे भी कम टाइम में आपको इसका एक सॉल्यूशन बना के दे देगा कि भाई ये इसका एंड सॉल्यूशन है, ठीक है। दैट इज व्हाई कंप्यूटर जो है वो बहुत ही फास्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, अगर हम उसको प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, काउंटिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है बेसिकली कि आपका एक इवेंट या डिसीजन जो होता है, उसके जो नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं, वो और दूसरा जो आपका डिसीजन या इवेंट होता है, उनकी जो नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो टोटल रिजल्ट आता है, वो आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं, जिनकी बेसिस पे आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो इस तरीके से है कि हमारे पास ना अब इस तरह से है कि 2 बेसिकली हमारे पास इवेंट्स हैं। एक इवेंट जो है वो उसमें हमारे पास शर्ट्स हैं, और दूसरा जो इवेंट है उसमें हमारे पास पैंट्स हैं या ट्राउजर्स हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर हम हर शर्ट को एक ट्राउजर के साथ यूज करें या इसके साथ एक उसका सेट बनाएं, तो हम टोटल कितने नंबर ऑफ सेट्स जो है ड्रेसेस के बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या होता है? इसका तरीकाकार ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको हम एक-दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, वो 5 हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 3 हैं। तो जब हमने इन टोटल कॉम्बिनेशंस को जब हमने एक-दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 15, मीन्स कि हम 15 सेट्स ऑफ कैजुअल ड्रेसेस जो हैं, वो बना सकते हैं,
अगर हमारे पास ये 5 टी-शर्ट्स हों और 5 ट्राउज़र्स हों। इसी की एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम्पल है, वो तो बड़ी ईज़ी सी एग्ज़ाम्पल थी। कॉम्प्लेक्स जो आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं कंप्यूटर उनको भी बहुत तेज़ी से जो है वो सॉल्व करता है। हम एक शॉप में जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास हम एक सिस्टम खरीदना चाह रहे हैं, कंप्यूटर खरीदना चाह रहे हैं। हमारे पास उसमें क्या ऑप्शंस हैं, हमारे पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, कंप्यूटर है और प्रिंटर है। अच्छा, जिस शॉप में हम गए, वहाँ पर शॉपकीपर के पास जो थे 4 मॉनिटर्स पड़े हुए थे, 2 कीबोर्ड्स पड़े हुए थे, 4 कंप्यूटर्स पड़े हुए थे, मीन्स के जो डेस्कटॉप थे वो पड़े हुए थे, 3 प्रिंटर्स पड़े हुए थे। अच्छा, उसने हमें कहा कि भाई देख लो, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से वो सिलेक्ट कर लो और उसके हिसाब से मैं आपको वो कंप्यूटर रेडी करके दे दूँगा। अच्छा, अब हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम कितने कंप्यूटर सेट्स बना सकते हैं, ठीक है? मीन्स के अगर मैं 1 मॉनिटर रखूँ, 1 कीबोर्ड रखूँ, 1 कंप्यूटर रखूँ, 1 प्रिंटर रखूँ, तो 1 कंप्यूटर रेडी हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास अब 4 मॉनिटर्स हैं, मैंने 4 मॉनिटर्स में से मैं दूसरा मॉनिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं 1 कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं दूसरे नंबर का कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं दूसरे नंबर का प्रिंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो एक और कंप्यूटर रेडी हो गया। तो इस तरह से कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं अपने डिफरेंट कंप्यूटर सेट्स जो है वो रेडी कर सकता हूँ। अगेन, जितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मॉनिटर्स हैं तो हमने उनको 4 मॉनिटर्स कर लिया, 2 कीबोर्ड्स हैं तो हमने उनको यहाँ पर नोट कर लिया, 4 कंप्यूटर्स हैं तो उनको यहाँ नोट कर लिया, 3 प्रिंटर्स हैं तो उनको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। इन सबको हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 96, तो मीन्स कि हम लोग इस ये जो शॉपकीपर ने हमें ऑप्शंस दी हैं, इससे हम 96 सेट्स या डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स हम रेडी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके काउंटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। काउंटिंग प्रॉब्लम्स जो हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड काउंटिंग प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जो कि ह्यूमनली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उनको सॉल्व कर सकें। तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट हम लोगों के पास जो ऑप्शन होती है वो ये है कि हम कंप्यूटर के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, हम उसको ये बताते हैं कि हमें रिज़ल्ट क्या चाहिए और कंप्यूटर हमें उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो दे देता है। सो ये आज हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और प्रॉब्लम्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं और ये आगे चल के हम लोग इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देख रहे होंगे। तो आपके लिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इनको डिटेल से आप एक बार दोबारा से देखिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। आज अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाज़मी क्वेश्चन पूछिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपने बहुत गौर से और बहुत मेहनत से आपने इनको जो है वो देखना है और इनको अंडरस्टैंड करना है। रट्टा मत लगाइएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि आपको आने वाले जो आपकी लाइफ़ है उसमें ये कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प आउट कर सकें। आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।